नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो रहा था और एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 हमारे अतीत, क्लास 6 इतिहास विषय हमारे अतीत, यह पूरा का पूरा आप लोग को नोट्स के माध्यम से पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कराई जा रही है। एनसीईआरटी कंप्लीट कराया जा रहा है और कक्षा 6 की एनसीईआरटी है हमारे अतीत और चैप्टर्स जो है 5 है, तो बहुत बढ़िया बेहतरीन नोट्स है। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको कंप्लीट कराया जाएगा आपको, और एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। यह जो भी सीरीज है एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए और बहुत सारी परीक्षाओं के लिए। जो भी लोग हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स हमसे करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर भी शो हो रहा है ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, आप जरूर मैसेज कर सकते हैं। पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। तो आज का जो चैप्टर है क्लास 6 का हमारे अतीत का चैप्टर 5 है, ठीक है, चैप्टर 5 है, ठीक है। तो चैप्टर 5 जो है इसका शीर्षक क्या है? राजा, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। यह इसका चैप्टर है, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। देखिए इस चैप्टर में आप विशेष रूप से महाजनपद काल के बारे में देखेंगे, ठीक है, महाजनपद काल के बारे में देखेंगे। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो राजा थे वह कैसे राजवंश का निर्माण हुआ, और जो महाजनपद काल में क्या था। महाजनपद आप जानते हैं कि कुल 16 महाजनपद थे, ठीक है। और फिर उसके बाद पहले ऋग्वैदिक काल में जन था। ऋग्वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल में जन, ठीक है, जन ही। देखिए ऋग्वैदिक काल में जन था, उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गया, ठीक है। अब राजवंश का विस्तार हो जा रहा है, राजनीतिक विस्तार हो लगातार हो रहा है। ऋग्वैदिक काल में जन, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जनपद, और यही महाजनपद बन जाता है 600 ईसा पूर्व में, यह महाजनपद बन जाता है, ठीक है। तो यही हम राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का शीर्षक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए थे। अच्छा, 3000 साल पहले क्यों लिखा है? क्योंकि आप जानते हैं जो ऋग्वैदिक काल प्रारंभ होता है वो 1500 बीसी, ठीक है, 1500 बीसी, ठीक है, 1500 बीसी, ठीक है। और लेकिन 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी जो है यह आपका क्या है? ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल है, ठीक है। और इसमें जो राजा था, राजा जो था वंशानुगत नहीं होता था। राजा इसमें वंशानुगत नहीं होता था। राजा का जो अधिकार क्षेत्र था वह भी सीमित था, ठीक है। तो आमतौर पर जो राजा अपना जो अधिकारों का प्रयोग किया वह 1000 बीसी से ही प्रयोग किया, ठीक है। वही 1000 बीसी और प्लस 2000 इधर, कुल मिलाकर 3000 साल पहले मान सकते हैं। तो 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए थे। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। जो राजा अपने आप को राजा के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहता था वह अश्वमेध यज्ञ करता था, ठीक है। शासक क्या थे? तो 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुए थे। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। अच्छा, इसमें अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? एक राजा क्या करता था? घोड़ा छोड़ता था, और जो जिस भी राज्य के अधिकार क्षेत्र में, जिस राज्य के क्षेत्र में घोड़ा जाता था, अगर उस राज्य का राजा उस घोड़े को नहीं रोकता था तो यह माना जाता था कि उस राज्य के राजा ने अधीनता स्वीकार कर लिया है, ठीक है। तो देखिए अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। मतलब जन के राजा कौन होते थे? ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में जनपदों के राजा होने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन की बसने की जगह, ठीक है। अब अश्वमेध यज्ञ क्या है? तो अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया आप लोग जानते ही होंगे। इस यज्ञ में क्या होता था? एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यहाँ पर एक है रख लिखा हुआ है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। अगर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली
समझा जाता था। अगर उसे जाने दिया इसका मतलब वह अधीनता स्वीकार कर रहा है, ठीक है। यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था। जो भी राजा उस राज्य के राजा की अधीनता स्वीकार करते थे, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करते थे, वह सभी राजा उस अश्वमेध यज्ञ में आ जाते थे, ठीक है, आते थे, उनको आमंत्रित किया जाता था, ठीक है। और वह राजा के लिए क्या लाते थे? उपहार लेकर आते थे, ठीक है, उपहार लेकर आते थे राजा के लिए। उत्तर वैदिक काल में क्या था? अब देखिए, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ, जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में कौन सा ग्रंथ रचा गया था? ऋग्वेद रचा गया था, इसीलिए ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है, मतलब 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी का जो काल है वो क्या कहलाता है? ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल। और इसमें किसकी रचना हुई थी? इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है। अब 1000 बीसी से लेकर जो 600 बीसी का काल है वो क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई है? उत्तर वैदिक काल में इसी सामवेद की रचना हुई है, यजुर्वेद की रचना हुई है और अथर्ववेद की रचना हुई है, ठीक है। वर्ण क्या थे? तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था। 4 वर्णों में पुरोहितों ने लोगों को विभाजन किया था। वह 4 वर्ण कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। अब ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का काम था वेदों का अध्ययन। वेदों का अध्ययन करने का काम क्या था? ब्राह्मणों का था, वेदों का अध्ययन करने का था, यज्ञ करने का कार्य होता था, ठीक है। क्षत्रिय का कार्य क्या था? कर्म क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य का कार्य क्या होता था? वैश्य का कार्य होता था कृषि करना, वह कृषक होता था वैश्य, ठीक है। पशुपालक भी होता था, पशुओं को पालता था और व्यापार करता था। शूद्र का काम क्या होता था? और जब सभी लोग यहाँ पर कोई वेदों का अध्ययन कर रहा है, लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कोई युद्ध कर रहा है, लोगों की रक्षा कर रहा है, राज्य की रक्षा कर रहा है, एक वैश्य है जो कृषि कार्य कर रहा है, पशुपालक भी है, ठीक है, और व्यापार भी कर रहा है, ये सभी लोग अगर कोई समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो इन तीनों जो वर्ग हैं इनकी सेवा करने का दायित्व किसका है? शूद्र का है, ठीक है। जनपद, अब जनपद क्या है? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जन मतलब क्या होता है? लोग, ठीक है, जनता। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाने लगे, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। इनमें से लोग झोपड़ियों में रहते थे। इनमें से कुछ लोग क्या होते हैं? झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी या जानवरों को पालते थे, ठीक है। चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों आदि उगाते थे, ठीक है। देखिए, कुछ जनपद भी थे। दिल्ली में पुराना किला, यह जनपद की जगह थी। उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, ठीक है, और एटा में अतरंजी खेड़ा। तो यह कुछ ऐसे जनपद हैं, ठीक है, जैसे पुराना किला, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे जनपद थे जहाँ पर क्या मिलता है? लोहे का साक्ष्य मिलता है, लोहे का साक्ष्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहा क्या हुआ था? लोहे की खोज हुई थी। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था लोहे की खोज। और इन तीनों स्थलों से लोहे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये तीनों क्या हैं? उत्तर वैदिक काल स्थल हैं। अब महाजनपद, हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल में क्या था? सिर्फ जन था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जनपद हो गया। और 2500 साल पहले, मतलब बुद्ध और महावीर के काल में 600 ईसा पूर्व में क्या हो गया? महाजनपद बन गया, महाजनपद बन गया, ठीक है। तो महाजनपद की बात की जा रही है। तो 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी भी होती थी। भाई राजधानी रहेगा तो राजधानी में किलेबंदी होगी, ठीक है। इसके चारों ओर विशाल, ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि एवं शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। कुल मिलाकर जैसे मान लीजिए यह महाजनपद है, तो भाई यहाँ पर राजधानी थी। जैसे मान लीजिए मगध महाजनपद था, मगध, ठीक है, मगध महाजनपद था, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो यह जो पाटलिपुत्र थी, यह जो राजधानी थी, इसको चारों ओर से घेरा गया था और वो विशाल ऊंची दीवारें बनाई गई थी, सुरक्षा के लिए किलेबंदी की गई थी, ठीक है। अब महाजनपद में कर व्यवस्था कैसी थी? तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे
बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे, इसलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ठीक है, देखिए वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में उतना जैसे भयावह स्थिति नहीं थी, बड़ी बड़ी सेनाओं रखने की आवश्यकता नहीं थी राजा को, तो राजा किले भी नहीं बनवाते थे। ठीक है, लेकिन अब उत्तर वैदिक अब क्या बोलते हैं महाजनपद काल में खर्च बढ़ गया था। ठीक है, महाजनपद काल में क्या हुआ, राजा विशाल किले बनवाने लगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। ठीक है, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, लड़ाइयाँ होने लगी। भाई लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, लोहे से हथियार बनते थे, औजार बनते थे, तो राजा क्या करते थे, वो लड़ने भिड़ने का काम करते थे, इसीलिए बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी पड़ती थी। और अब इसलिए क्या हुआ, नियमित रूप से कर वसूलने का भी दायित्व राज्य या राजा के ऊपर आ गया। अधिकांश लोग क्या करते थे, कृषक होते थे, प्रायः फसल की उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में ले लिया जाता था। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो कर था 1/6 हिस्सा था। ठीक है, अगर 6 मन धान होता था, 6 मन अनाज होता था, तो 1 मन कर के रूप में देना होता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो कारीगर होते थे उनके ऊपर भी कर लगाए जाते थे, लेकिन कारीगरों को क्या होता है, कोई पैसा रुपया नहीं देना होता था। कारीगरों को क्या करना होता था, श्रमिकों को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ठीक है, वह कर माना जाता था। ठीक है, पशुपालक, जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। अब जो पशुपालक थे उनको भी कर देना होता था, तो वह लोग कर कैसे देते थे, वह जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कोई पशुपालक है, भेड़ पाल रहा है, तो वह क्या देगा, राज्य को ऊन के रूप में कर देगा। अगर कोई गाय पाल रहा है तो क्या देगा, दूध घी के रूप में कर देगा। ठीक है, ऐसे करके। व्यापारी, देखिए व्यापारी क्या करते थे, सामान खरीदने बेचने पर भी क्या करते थे, व्यापारी कर देते थे। आखेटक जो होते थे, शिकारी होते थे, वह क्या करते थे, जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी राज्य को, जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में देते थे। ठीक है, अब है कृषि में परिवर्तन। इस समयावधि में कृषि में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। इस समयावधि में क्या होता था, कृषि में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। कौन सी समय अवधि की बात कर रहा हूँ मैं, महाजनपद की बात कर रहा हूँ, मैं महाजनपद काल की बात कर रहा हूँ। तो महाजनपद काल में भी कृषि में क्या हुआ, 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। हमने बताया कि महाजनपद काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, लोहे की खोज तो भाई 1000 BC में ही हो गई थी, 1000 BC में ही हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, 600 BC में लोहा पूरा प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने लगा और प्रचुर मात्रा में औजार हथियार आदि बनाए जाने लगे थे। हल्के फावले या कुल्हाड़ी, हांसिया आदि बनाया जाने लगा। ठीक है, तो देखिए महाजनपद काल में क्या हुआ, हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से क्या किया जा सकता था, जोता जा सकता था। जिससे क्या हुआ, कृषि होने लगी। फिर उसके बाद कृषि होने लगी तो फसल की उपज भी क्या हो गई, बढ़ गई। लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया। देखिए धान के पौधों का रोपण आप जानते होंगे, जो लोग ग्रामीण फील्ड से होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, पता होगा धान के पौधों को एक बार फिर से रोपा जाता है। ठीक है, तो यह रोपने की जो प्रक्रिया है ये महाजनपद काल में ही शुरू हुई, जिससे अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार ही ज़्यादा होने लगा। ठीक है, मगध महाजनपद है, इसके बारे में देखेंगे। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ठीक है, गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थी। ठीक है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के रूप में काम में लाया जाता था। देखिए जितने महाजनपद थे, कुल 16 महाजनपद थे, कुल 16 महाजनपद था। महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद थे, लेकिन जितने भी 16 महाजनपद थे उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही कहा जाएगा। अरे मगध ने बहुत सारे राजाओं की उत्पत्ति का केंद्र रहा है। मगध से ही बिंबिसार थे, मगध से राजशत्रु थे, और मगध से ही अशोक, मगध से ही चंद्रगुप्त मौर्य निकले, मगध से ही अशोक निकला, बिंदुसार निकला। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े राजवंश, पुष्यमित्र शुंग निकला। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े राजवंश, महापद्मानंद निकला, घनानंद निकला। तो यह मगध बहुत बड़े विराट व चक्रवर्ती सम्राटों की जन्मस्थली रही है। तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अच्छा, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, क्यों हुआ? मगध के उत्कर्ष के बहुत सारे कारण थे। पूरा प्राकृतिक कारण भी देखा जाए तो मगध, जैसे मान लीजिए मगध क्षेत्र है, तो इसके एक क्षेत्र से गंगा नदी बहती थी, तो इधर से कौन सी नदी बहती थी, इधर से सोन नदी बहती थी। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर यह मगध था, इसलिए मगध क्या था, मगध जंगलों से भरा था। जंगल भी थे मगध में। ठीक है, जब नदियां उपजाऊ रहेंगी, जब मिट्टी उपजाऊ रहेगी तो भाई जंगल होंगे ही।
तो इसलिए मिट्टी भी उपजाऊ थी, तो कृषि भी अच्छी होती थी और साथ ही साथ जंगल भी थे। तो जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में भी लगाया जाता था। और मगध में क्या था, मगध में लोहे की खदानें भी थी, लोहे की खदान थी मगध में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, एकदम औजार और हथियार आदि बनाए जाते थे, ठीक है। मगध, बिंबिसार मगध का शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। देखिए, बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार भी चक्रवर्ती सम्राट था और अजातशत्रु भी जो है चक्रवर्ती सम्राट था। अजातशत्रु की राजधानी क्या थी, राजगृह अजातशत्रु की राजधानी थी और इसी राजधानी में उसने क्या किया था, स्तूप का निर्माण कराया था। महापद्मनानंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उसने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह या राजगीर कहिए कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगृह थी, लेकिन बहुत बाद में उसे पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया गया, ठीक है। वज्जी जो गणराज्य था, यह गणराज्य था, इसके बारे में देखेंगे। तो वज्जी जो गणराज्य था, इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी, मगध के समीप था। इसका शासन व्यवस्था गढ़ या संघ के द्वारा होता था। ये जो गणराज्य क्यों कहा जाता था, इस जैसे यहाँ पर जैसे महाजनपद काल है मगध, ठीक है, महाजनपद है मगध है, तो मगध में क्या होगा, एक राजा होगा, लेकिन जो गणराज्य हुआ करते थे उसमें कई सारे राजा होते थे, ठीक है, और सब लोग मिलकर निर्णय लिया करते थे, ठीक है। तो यही है, वज्जी जो है गणराज्य था। इस गढ़ संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, ये सभी राजा होते थे, सभी के सभी राजा होते थे, सर्वसम्मति से निर्णय लिया करते थे, ठीक है। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के तट के किनारे पहुंच गया, ठीक है। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ हाथियों की बड़ी सेना है। तो दरअसल सिकंदर भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब वह ब्यास नदी के किनारे आया तो उसकी सेना बहुत थक चुकी थी, ठीक है, बहुत सारे युद्ध सिकंदर ने लड़े थे, जिसकी वजह से उसकी सेना बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह वापस जाना चाहते थे, जबकि सिकंदर चाहता था कि सेना आगे बढ़े। यह भी एक कारण था, और सबसे बड़ा कारण यह भी था कि जो सेना थी उसको मगध क्षेत्र था उसकी सेना में यह बात फैल गई थी कि अब तक जितने लोगों का हमने सामना किया है वह छोटे राज्य हैं, सभी के सभी छोटे राज्य थे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सिकंदर ने जीता था। लेकिन अब उसका सामना मगध जैसे बड़े राज्य से होने वाला है, और मगध की वीरता से, मगध की सैन्य संपदा से इसकी सेना, सिकंदर की सेना भय खाई हुई थी और इसीलिए वह आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो उसके बाद सिकंदर क्या हुआ, वापस लौट गया, ठीक है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को।